बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न पत्र 6 से है, जीएस प्रश्न पत्र 6 है और ये यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न पत्र होता है। और प्रश्न एक बार हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का जो है उदाहरण सहित विवरण दीजिए। और बहुत आसान सा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चूंकि आप जानते होंगे कि जो पेपर 5 और पेपर 6 है वो आपके यूपी स्पेशल से संबंधित पेपर है। और इस पेपर में जो है बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ क्या है कि अगर थोड़ी सी आप सावधानी कम बरते तो दुर्घटना घटनी तय है। क्योंकि ये नए पेपर हैं और इनका जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो यूपी से फोकस्ड होकर के, तो जब तक आप यूपी से फोकस्ड होकर के चीज़ें नहीं लिखेंगे, विश्वास मानिए आप उत्तर का एप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिख रहे हैं तो आपको अंक नहीं मिलेगा। और यही एक बड़ा कारण है कि देखिएगा कि इस बार जब मार्कशीट आई तो सबसे ज़्यादा गैप आपको इन्हीं पेपरों में देखने को भी मिला। मतलब जो थोड़ा सा भी अच्छा लिखा, मतलब यूपी की चीज़ों को डाल करके लिखा, तो वो आराम से 120 125 नंबर तक चला गया। और जो थोड़ी सी लापरवाही किया वो खिसक करके कहाँ आ गया, वो 50 नंबर तक भी जो है वो पाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ा। तो अब आपको काम करना है कि भाई आप पहले वाले भूमिका में रहेंगे कि सेकंड वाली भूमिका में रहेंगे। और इस बार जो भी बच्चे मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारा उनसे बहुत आग्रह है कि देखिए ये पेपर 5 और पेपर 6 को तो कहीं से भी हल्के में लीजिएगा ही मत। और वो यूपी के बच्चों के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि जनरली यूपी के बच्चों में एक भ्रम होता है कि अरे हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, सारी चीज़ें लिख देंगे। लेकिन आप सोचिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में उतना नहीं जानता होगा, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई है तो बुंदेलखंड के क्षेत्र के बारे में उतना नहीं होगा। यहाँ पढ़ लीजिएगा कायदे से, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप हमारा टेस्ट सीरीज के केवल प्रश्न पत्र भी आप पढ़ के चले जाएंगे तो विश्वास मानिए 125 नंबर तो आप पा ही जाएंगे। 120-25 नंबर तो बहुत आसानी से पा जाएंगे, लेकिन उतना तो एफर्ट लगाना होगा। मतलब दोनों पेपर मिला करके 150 करीब 150 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 150 पौने 200, उतने में ही चीज़ें हो जाएंगी। ये कुछ हमारे शेड्यूल हैं। हर बार की तरह जान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे अब की बार मेंस पार्ट सीरीज के तहत प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से इस तरीके से प्रश्न कराए जाते हैं जैसे अभी हम करा रहे हैं। और प्रत्येक शनिवार को जो है सप्ताह भर का जो वीकली करंट अफेयर्स होता है वो आता है। तो आप लोग इस समय ज़रूर चैनल पे बने रहिए, इसका लाभ उठाइए। तो एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण सहित विवरण दीजिए। 8 अंक में है। और देखिए यहाँ क्या है कि प्रश्न को मैं क्यों कहता हूँ कि आपको जब आपको प्रश्न मिले तो बहुत ध्यान से पढ़ के ही उत्तर लिखिए, क्योंकि यहाँ क्या कहा उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएं। अब सरसरी निगाह पे होता क्या है कि बच्चे उस एग्जाम के प्रेशर में बैठे रहते हैं, उनको प्रश्न पत्र आता है और अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, सिंचाई से है और सब जान रहे हैं कि भाई नहरों से, तालाबों से, नदियों से सब कुछ लिख करके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आप सब कुछ लिख करके आ गए तो अंक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको केवल लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में ही ये पूछ रहा है, न कि मध्यम और दीर्घ के बारे में। तो पहली बात तो मध्यम और दीर्घ को तो आपको बताना ही नहीं है। और आप जो है बड़ी बड़ी नहरों के बारे में पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में वही आएगा, गंगा नहर प्रणाली के तहत निचली गंगा नहर, अपर गंगा नहर, या इस तरीके की चीज़ें। तो आप जो है वही लिख करके आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आयोग क्या करेगा कि थोड़ा सा घुमा करके पूछ लेगा। तो इसी तरीके से आपको स्मार्ट काम करना। और ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और जनरली जब ये प्रश्न आया था तो बच्चे जब हमको बताया कि सर इसमें तो हम इन नहरों के बारे में भी उल्लेख करके आ गए हैं, तो मुझे हंसी आई कि यार आप बताइए कि यहाँ चूंकि लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात हो रही है तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी नहरें कहाँ से आ जाएंगी। और इसीलिए थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि में आपको बता भी रहे हैं कि देखिए कि लघु और मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजनाओं के तहत होता क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि भारत में भूगोलविदों ने सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में जो है वो बांटा है। इसमें वृहद, मध्यम
एवं लघु सिंचाई माध्यम के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो भारत में भूगोल वेत्ता है वो भारत की जो सिंचाई पैटर्न है उसको 3 भागों में बांटा है, किसमें, वृहद, मध्यम और लघु। अगर वृहद सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो इसमें जो है 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक का जो क्षेत्र जिससे सिंचित हो वो वृहद माना जाता है। और ये आप इसलिए भी जानते रहिए क्योंकि आपके पीटी में भी जो है ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी प्रश्न पीटी में बना सकता है आयोग। अगर आप मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो इनके द्वारा जो है 2 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की जो है वो सिंचाई की जाती है। और तीसरा जो है जिसके बारे में प्रश्न है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं, मतलब 2,000 हेक्टेयर से कम के लिए जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना था। और इस प्रश्न की डिमांड में क्या था, इस प्रश्न की डिमांड में जो था वो ये था, 2,000 हेक्टेयर से जो कम क्षेत्र की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसके बारे में चर्चा करनी है, इन दोनों के बारे में नहीं। और बहुत से बच्चे जो है इसके बारे में करके आ गए और ये चीज़ें जो है वो छोड़ दिए। तो आप सोचिए अगर इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो आप अंक कैसे पाएंगे। तो आपको भी बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना है। तो आप जो है थोड़ा सा परिचय तो वहाँ दे ही दिए कि सिंचाई परियोजनाएं 3 तरीके की होती हैं, लघु, मध्यम और जो है वृहद। और उसमें आपने बता दिया कि वृहद की क्या क्वालिटी है कि भाई 10,000 से ऊपर, मध्यम की 2,000 से 10,000 तक, लघु की 2,000 से नीचे। फिर आप बताएं कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है, जो आपके प्रश्न का जो मूल पॉइंट है उस पर आप बता रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई जो है लघु साधनों जैसे कुआं, नलकूप, तालाब, छोटी छोटी नहरें, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई आदि से की जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि मतलब जो 77% जो सिंचाई है यूपी की वो लघु परियोजनाओं के माध्यम से की जाती हैं। और इसमें कौन सी चीज़ें हैं, कुआं है, नलकूप है, तालाब है और बहुत छोटी छोटी नहरें। फिर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जो सिंचाई के जो साधन हैं उनके द्वारा की जा रही है। इसमें लगभग अगर 77% जो सिंचाई हो रही है उसमें भी 7.8% जो सिंचाई होती है वो निजी साधनों से की जाती है। बाकी जो है जो शेष प्रतिशत है उसका जो माध्यम है वो सरकारी साधन होते हैं, मतलब वहाँ सरकार जो है संसाधनों को मुहैया कराती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है और आप भी अपने उत्तर में इस तरीके का डाटा तो ज़रूर प्रयोग करिए कि भाई अगर लघु सिंचाई के बारे में आप बात कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो बताइए कि इसमें कौन कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं, फिर इसका कितना प्रतिशत प्रदेश की जो सिंचाई में है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत रॉकेट साइंस वाला फैक्ट है, आपने पीटी में इसको सब पढ़ा है, बस पीटी के फैक्ट को बहुत स्मार्ट तरीके से उपयोग करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं का जो लक्ष्य है भाई क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि कृषि सिंचाई को अधिक दक्ष एवं किफ़ायती बनाना। मतलब ये जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं तो इनका जो पहला उद्देश्य है कि जो कृषि सिंचाई है उसको अत्यधिक दक्ष, मतलब कि मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली जो अवधारणा है आप यहाँ दक्ष से जोड़ सकते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और साथ ही साथ किफ़ायती मतलब सस्ता भी रहे, क्योंकि सिंचाई एक बड़ा व्यय साध्य विषय है और वो वहाँ बहुत ज़्यादा धन खर्चा होता है जहाँ जो है थोड़ा सूखे की स्थिति रहती है। या आप सोचिए कि अभी आप धान की फसल रोपे हैं और बरसात ना हो तो कितना पानी चलाना पड़ता है उस स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में यही प्रयास है कि भाई इनके माध्यम से जो है थोड़ा सा हमारी जो एफिशिएंसी भी बढ़े और कीमत भी जो है वो घटे। सिंचाई के साथ भूगर्भ जल को अधिक से अधिक रिचार्ज करना, मतलब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो हमारा भूगर्भ जल है उसको रिचार्ज करते रहना। ऐसा नहीं कि हम जो है केवल दोहन करते रह रहे हैं, मतलब जल को निकालते रह रहे हैं। तो जल के संरक्षण की भी बात इसमें की गई है, वही जो तीसरा प्रयास है। और ऑब्वियसली अगर कुआं रहेगा, नलकूप रहेगा, तालाब रहेगा, छोटी छोटी नहरें रहेंगी तो ये जल संरक्षण और जल के रिचार्ज का काम करेंगी, क्योंकि वर्षा का जल इसमें एकत्र हो जाएगा और जब ये एकत्र हो जाएगा तो धीरे धीरे ये रिश्ते जो है वो ज़मीन के अंदर जाएंगे, तो इससे जल जो है वो रिचार्ज भी होता रहेगा, वाटर लेवल जो है वो बना रहेगा। तो ये थोड़ी से इसके लक्ष्य हैं, इसके बारे में आपने चर्चा करी।
चलिए आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक सूचना ये देख लीजिए। आप लोगों को तो सूचना, अगर जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको तो याद ही हो गया होगा, लेकिन ये चूंकि इस सीरीज का ये भी एक भाग है और मुझे निर्देश दिया गया है अपनी टीम के द्वारा कि आपको ये बताना ही बताना है, तो हम आपको जो है तोते की तरह रटा रटाए चीज़ें बताते रहते हैं और आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि जनरली ये बहुत फ्रूटफुल है। मुख्य परीक्षा मतलब क्या है कि मुख्य परीक्षा में अगर वर्तमान में आप मुझसे पूछिए कि सर मुख्य परीक्षा पास करने की जो है या आईएएस या आईपीएस पीसीएस बनने का, पीपीएस बनने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो मैं वही कहूँगा कि आपके अंदर राइटिंग स्किल हो। आपको भले कम आता हो, आपका ज्ञान भले कम हो, यदि आपको लिखने अच्छे से आता, प्रस्तुतिकरण आपकी अच्छी है, टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो आप मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं। और न केवल मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं बल्कि जो है वो फाइनल जो है वो सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो ये आंसर राइटिंग में जो है टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है और ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद बहुत मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो ये पता है कि मतलब कि कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आप लोग विद्यार्थी हैं वो आंसर राइटिंग करना नहीं चाहते। सोचिए आंसर राइटिंग नहीं करना है, सपना आपको एसडीएम बनने का है, तो फिर कैसे वो पॉसिबल होगा। तो आंसर राइटिंग करिए। और टेस्ट सीरीज की देखिए 2-3 भूमिका होती है। सबसे पहले तो आप यहाँ जुड़ेंगे तो आप यहाँ रेगुलर बने रहेंगे, मतलब आपके साथ देखेंगे कि बैच में अगर आपका नहीं भी लिखने का मन करेगा और वही दूसरा स्टूडेंट लिख रहा होगा तो आपको लगेगा कि यार हम तो पीछे हो रहे हैं, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी आएगी, आप लिखना शुरू करेंगे। फिर यहाँ क्या है कि आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता रहेगा, मतलब आप सही वे में लिख रहे हैं कि नहीं, ये भी चीज़ें यहाँ चेक हो जाएंगी। तीसरी चीज़, आपको जब आप आंसर राइटिंग कर लेंगे तो आपको मॉडल आंसर भी यहाँ दिया जाता है। तो क्या होगा कि आपका जो है प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो मॉडल आंसर भी आपको मिलता रहेगा। और मुख्य परीक्षा में आप केवल अगर मॉडल आंसर भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं, आप उसको रिवीजन करके कायदे से गए हैं, तो करीब करीब 70% चीज़ें, 70 से 75% चीज़ें तो आपको यहीं से हो जाएंगी। और एसडीएम बनने के लिए आपको इतने ही प्रतिशत की ज़रूरत है या इससे भी कम, 70, 60, 65 से 70% भी चीज़ें यदि आप पा रहे हैं तब भी आप जो है फाइनली एसडीएम बन जाएंगे। तो आप सोचिए कि पूरा प्रयास तो कोचिंग ही दे दे रही, संस्थान ही दे रहा है, बस आप जुड़ करके इसका लाभ उठाइए। तो अब की बार मेंस पार में क्या है कि ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और ये शून्य से शिखर बैच उन बच्चों के लिए कि जिनका उद्देश्य जो है जो अगला पीसीएस है, मतलब 2025 का पीसीएस है। यहाँ देखिए प्रक्रिया सेम होती है, बस यहाँ क्या है कि यहाँ जो प्रश्न है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब 6 से 8 प्रश्न होते हैं एक दिन में, और यहाँ क्या होते हैं, यहाँ 2 से 4 प्रश्न होते हैं। बस सारी चीज़ें वही होंगी कि आप इस तरीके से प्रश्न भेजेंगे, प्रत्येक बच्चों की जब कॉपी का मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और फिर जो है ऐसे मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लघु सिंचाई से संबंधित निम्न कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। मतलब आप पीछे जो है लघु सिंचाई की स्थिति को बताया आपने, फिर लघु सिंचाई में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो 77% के करीब है। ये सारी चीज़ें आपने बताया। लघु सिंचाई के माध्यम क्या है, अब इसको लेकर के सरकार के द्वारा योजनाएं क्या चलाई जा रही हैं। तो सबसे जो पहला प्रयास किया गया था, निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 में, आप इसको याद रखिए, इसको लिखिएगा। फिर मध्यम गहराई नलकूप योजना 2004 में ये योजना लाई गई थी। फिर मध्यम के बाद जो अगली जो चीज़ें लाई गई वो गहरे नलकूप का निर्माण किया गया, मतलब निःशुल्क पहले बोरिंग दी गई, फिर मध्यम गहराई नलकूप योजना 2004 में लाई गई, फिर अगला जो है गहरे नलकूप का निर्माण किया गया। तो 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, निःशुल्क, मध्यम और गहरे, तो 3 योजनाएं तो ऐसे याद हो गई। फिर अगला है चेक डैम निर्माण योजना, कि मतलब लघु सिंचाई परियोजनाओं के तहत छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए और उनके माध्यम से जो है सिंचाई की गई। फिर आर्टिजन बेल योजना, और फिर सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना 2011 में लाई गई। ये उन क्षेत्रों में लाई गई जो बुंदेलखंड और विंध्याचल जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ की ज़मीन जो है वो पथरीली है, तो वहाँ ब्लास्ट करके जो है गड्ढा खोदा गया और वहाँ जो है वर्षा जल को संरक्षित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वहाँ ज़मीन से नीचे से तो कुआं खोद करके पानी नहीं निकाला जा सकता। तो वहाँ जल संरक्षण के तहत ये योजना लाई गई कि सामुदायिक ब्लास्ट योजना 2011 की आप चर्चा करें।
फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2012। तो ये इतनी योजनाएं हैं और आप जरूर याद करिए, कम से कम अगर आप सब नहीं तो 2 4 6 योजनाएं तो जरूर डालिएगा। और कितना आसान है कि निःशुल्क के बाद मध्यम, फिर गहरे, फिर चेक डैम आ गया, फिर जो है आर्टिजन बेल योजना, फिर सामुदायिक ब्लास्ट योजना, फिर राम मनोहर लोहिया योजना। अगर आप इसको 3 बार पढ़ लिए तो ये चीज़ें याद हो गई। और जनरली अगर आप इस पर काम करके नहीं जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में ये सब चीज़ें याद नहीं आएंगी। आप लाख सोचेंगे कि चीज़ें आ जाए दिमाग में, नहीं आती हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 3 बार जो है वो दोहरा करके जाइएगा। और अगर कोई बच्चा हमारा वीडियो भी देख रहा है तो वो प्रयास करे कि इसको जो है नोट डाउन करता रहे, और अगर वो नोट कर लिया तो 3 बार उसको दोहराए, या 1 बार 2 बार 3 बार, अगर ये वीडियो भी हमारा 3 बार देख लेगा तब भी चीज़ें फिर वो याद हो जाएंगी। तो अब चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं कि बहुत ज़्यादा आप जो है निष्कर्ष लिखिए। तो बस इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का जो है राज्य में सिंचाई के क्षेत्र में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। और वही कि भाई 77% की भूमिका आपने बताया है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ आप हमसे जो है 24 घंटा जुड़े रह सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी कोई भी सूचना आती है, कोई भी जानकारी सबसे पहले यहीं दी जाती है हमारी टीम्स के द्वारा। यदि आप यहाँ जो है कोई जानकारी चाहते हैं, आप टाइप करके मैसेज करेंगे तो हमारे जो एडमिन हैं या हम अगर फ्री रहते हैं तो हम खुद जवाब देते हैं। तो इससे तो ज़रूर जुड़े। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। देखिए आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। दूसरा चैनल हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, यहाँ भी बहुत से कंटेंट आपकी परीक्षा से उपयोगी पड़े हुए हैं और निकट भविष्य में भी जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसको भी जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा देखिए फ़ोटो है, इस तरीके से आएगा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। और जब आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे भी कि तमाम आपके काम की चीज़ें पड़ी ही हुई हैं। और अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत विश्वास है कि इस सीरीज के माध्यम से न केवल हम आपको प्रतिदिन जो है दो मॉडल आंसर दे रहे हैं, बल्कि जो आंसर राइटिंग को लेकर के आपके मन में जो समस्या है, जो फियर है, उसको भी कुछ हद तक हम उसके निराकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो ठीक है, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।